नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 अक्टूबर का हम आपके सामने लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज है वो है उत्तराखंड में ब्रिंग इन यूसीसी बाय नवंबर 9 पैनल सबमिट ड्राफ्ट टू सीएम। तो यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो लॉ जो उत्तराखंड ने बनाया है उसके लिए बात चल रही है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। किसके लिए है? जो मैरिज, डाइवोर्स, हेरिटेज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन सभी रिलीजन को लेकर एक करने की बात है, सभी के लिए एक लॉ बनाने की बात है। और जो आर्टिकल नंबर 44 डीपीएसपी के अंडर आता है, ये सारी बातें कही हैं, ये डीपीएसपी के अंडर रखा गया है जो पार्ट 4 है। अब बात क्या है, इसको लागू करने की वजह क्या है? आर्ग्यूज इक्वलिटी अंडर लॉ, सभी को एक लॉ के अंडर लेके आना है, एक सभी समान रूप से बराबर करने हैं। दूसरा जेंडर जस्टिस, सभी को, क्या कोई मेल हो या फिर कोई फीमेल हो, उन सभी को लॉ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। इस वजह से अगला नेशनल इंटीग्रेशन, अगर हमारा देश एक है यानी हम जम्मू कश्मीर से केरला तक एक सिटीजनशिप फॉलो करते हैं तो सभी के लिए कानून एक होना चाहिए। इस वजह से इसके ये आर्ग्यू है, फेवर में है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, यानी इसका मतलब ये है कि सभी जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी केस सोल्व होगा उतनी ही ज्यादा जो केस की पेंडेंसी है, कहां? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 10 मिलियन से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग है। अगर मोस्टली जो केस होते हैं वो फैमिली मैटर्स के होते हैं, अगर ये लॉ फॉलो होता है अगर देश में, तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे फेवर में। अब अगेंस्ट क्या बातें हैं? इसके अगेंस्ट बातें ये है रिलीजियस फ्रीडम कॉन्सेंस, हम सेकुलर जो सिस्टम है वो फॉलो करते हैं, ये प्रियम्बल के अंदर आता है। ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जी के लेकर आए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर आया था। सेकुलर जो वर्ड है प्रस्तावना प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था। अब ये इसको ब्रेक करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस के अंदर एंटर कर रही है। रिलीजियस के जो अंदर है, मतलब बात ये है कहने की कि रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व हो रही है। अगला है कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी अब कल्चरल सेंसिटिविटी कैसे है? यानी जो मुस्लिम हैं वो कुछ कल्चरल रूल फॉलो करते हैं, हिंदूज हैं वो कुछ करते हैं, जो सिख्स हैं वो कुछ करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इफेक्ट होती हैं। अगला है पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, कुछ का कहना है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है किसी भी गवर्नमेंट का वोट लेने के चक्कर में, ये इसके अगेंस्ट है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं जो मेन न्यूज आज के दिन आई हुई है। पैनल रूल एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ड्राफ्ट तैयार किया है, और जो पुष्कर सिंह धामी के आगे रखा गया है, जो हमारे उत्तराखंड के जो सीएम है उनके आगे रखा गया कि हम इस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लागू करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम इसको ऑनलाइन बेसिस पर रखेंगे, सब यानी सभी के हाथ में या फिर सभी के पास ये सारी चीजें फैसिलिटी हो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ये पूरी न्यूज थी। ठीक है, और लास्ट जो मार्च है, मार्च 24, यहां प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी थी कि आप इस लॉ को फॉलो कर सकते हो। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां भारत आजाद होने से पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बना है आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। अगली न्यूज है ऑल आई ऑन मोदी, एक्साई ब्रिक्स समिट एज दिल्ली एंड बीजिंग अनाउंस विजिट। यानी एक ब्रिक्स की समिट होनी है, अब की बार कहां होगी? वो रशिया में होगी। वो समिट इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आज के दिन जो इश्यू चले हुए हैं, इंडिया चाइना चला हुआ है, इंडिया पाकिस्तान चला हुआ है, ठीक है, और मिडिल ईस्ट के इश्यूज चले हुए हैं, उन सभी को लेकर ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये रशिया में हो रही है, तो रशिया यूक्रेन का एक वॉर चल रहा है पहले से ही, तो उस मैटर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। जो ब्रिक्स है
वो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स ओनिल, उन्होंने 4 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उनको मिलाकर एक एक्रोनियम बनाया था जिसका नाम था ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये चारों ने मिलकर एक ब्रिक्स का नाम का बनाया था जो 2006 में बना था। लेकिन इसकी समिट शुरुआत जो पहली समिट थी वो 2009 में हुई थी। उसके एक साल तुरंत बाद साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हो गया था और ये जो एक्रोनियम था ब्रिक नाम का, ये इसके पीछे ब्रिक्स लग गया था। यानी ब्रिक्स की समिट जो हो रही है वो लगातार हर साल होती है। अब जो मेन जो ये बात है, इसकी 2 बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ये कितना बड़ा इकोनॉमी कवर करती है, लगभग 37% ग्लोबल जीडीपी को कवर करती है और 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है। अब आगे बात है, इसने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम का एक बैंक बना रखा है जो लोन प्रोवाइड के लिए जो इकोनॉमीज है हमारी उसके अंडर लोन प्रोवाइड करती है एज नॉमिनल रेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो विद इन द ग्रुप हो जाए। इस वजह से ग्रुप बना रखा है। और किसके लिए काम करती है, ये रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर काम करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, कोविड-19 पेंडेमिक है, साइबर अटैक्स है, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर काम करती है। ये था सारा ब्रिक्स के बारे में। अब ये समिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना के एक्सटर्नल अफेयर और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, यानी फॉरेन मंत्रालय की तरफ से ये बात आई है कि अब की बार जो इंडिया और शी जिनपिंग की एक मीटिंग हो सकती है ऑन द साइड लाइन ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स के ही साथ में ही, ठीक है। और वहां क्या ग्लोबल इश्यूज होंगे, और दूसरा एक जो है बॉर्डर इश्यूज, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इश्यूज है वो काफी दिन से चला हुआ है, उसको भी सोल्व करने की यह बात हो सकती है। ये पूरा मैटर था जो मैंने आपको बताया है। अगला है दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 तक पहुंच गया है और रिकॉर्ड सेकंड वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द कंट्री, यानी जो रिकॉर्ड हो गया अब ये सेकंड। अब दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम है क्यों, सबसे पहले वो बात हम करते हैं कि दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है। और दिल्ली एनसीआर के पास सबसे जो मेन कारण है वो है व्हीकुलर एमिशंस। जो व्हीकल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जिस वजह से उनका एमिशंस एक अलग से रखना पड़ गया है कि हाँ इतनी क्वांटिटी में व्हीकल का एमिशंस होता है। इंडस्ट्रियल एमिशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है कंट्री, सिटी और कैपिटल है कंट्री की, तो वहां एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। अगला है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जिस वजह से जो डस्ट है, डस्ट पोल्यूशन अराउंड 56% ऑफ PM2.5 और PM10, ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं PM10 और PM2.5, ये साइज में इतने कम होते हैं कि हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इसकी एक न्यूज आई थी कि पीछे कि जो एयर है, जो साफ एयर जिसको बोला जाता है, वहां भी कई बार ये प्यूरिफाई हो जाते हैं, उसमें से भी निकल जाते हैं, इतना छोटा साइज होता है इनका। अगला है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ज्योग्राफिकल पॉइंट है, मैं उसको बता देता हूं। जब टेम्परेचर किसी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर यहां 40 डिग्री है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। ये था नॉर्मल लैप्स रेट। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगे तो वहां टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। और ये अक्सर कब देखा जाता है, विंटर्स की कंडीशंस में देखा जाता है, विंटर्स में, ठीक है। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि जो कोल्ड नाइट हो जाती है और लॉन्ग नाइट भी होती है, लंबी रातें भी होती है और कोल्ड भी होती है। दूसरा कारण टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, जो हीट है वो ट्रैप होने लगती है बिल्डिंग्स के बीच में, जिसको अर्बन हीट आइलैंड भी बोला जाता है। अर्बन हीट आइलैंड क्या है, एवरेज टेम्परेचर है जो 2 या 3 डिग्री से ज्यादा होता है नियर बाय एरिया से। ये पूरा टेम्परेचर इन्वर्जन है। लैंडफिल साइट्स, आप समझ लो, वेस्ट इज डंप्ड एज लैंडफिल। जो वेस्ट है वो जहां जो साइट्स खाली पड़ी है वहां पर डाल दिया जाता है, जिस वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। मेनली जो पोल्यूशन होता है वो मीथेन, CFCs और HFCs, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारी गैसेस निकलती हैं दिल्ली में। अब आ गया डीजल जनरेटर। अब व्हीकुलर एमिशन तो है ही साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रहती है, उस वजह से
जो डीजल है वो चलते हैं, डीजल जनरेटर चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी एक कारण है कि इतने हद में ज्यादा जो डीजल जनरेटर चलते हैं जिस वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगला है फायर क्रैकर्स। अब देखो फायर क्रैकर कैसे, अब दशहरा था, ठीक है, दशहरे में भी फायर क्रैकर्स हुए हैं, ठीक है, रावण दहन के में, तो उस वजह से भी पोल्यूशन आया है। अगले है दो जोन, हाई प्रेशर जोन। जो हाई प्रेशर जोन की टेंडेंसी होती है कि वो हवा को यहीं एक तरफ एक ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अगर हवा हिले डुले नहीं गई, अगर इधर उधर जाएगी तो वही पोल्यूशन इकट्ठा होता रहेगा और जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो तो बढ़ेगा। अगला कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ये कोस्टल एरियाज में तो जो हवा समुद्र की तरफ जाती है आती रहती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल इफेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, वो हवा वहीं की वहीं रुक कर रह जाती है। अब एक जो मेन जो रीजन अब बनेगा आगे नवंबर अभी शुरू हो जाएगा, स्टबल बर्निंग जिसको बोला जाता है, पंजाब और हरियाणा से और दिल्ली NCR जो रीजन है वहां से जो पराली का जो स्टबल बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो दिल्ली NCR में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और AQI है जो वो 500 के आसपास भी चला जाता है। ये पूरी न्यूज थी, ये इसने यही बता रखा कि कितने पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स इंडिया में बन चुके हैं और कैसे कैसे जब विंटर आती जाएगी स्टबल बर्निंग का इश्यू क्रिएट होता रहेगा, दिवाली फायर क्रैकर का इश्यू क्रिएट होगा, तो ऐसे सारे में जो पोल्यूशन है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नीड टू मेक एफर्ट टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन से NGT चेयरमैन। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, जिसको ट्रिब्यूनल एक टाइप की कोर्ट होती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करती है, उसके चेयरमैन ने कहा कि अभी हमें सख्त मतलब जरूरत है कि हम इसके जो पोल्यूशन के जो रीजंस है हम उस पर काम करें। ये पूरा था, ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझाया है। आगे चलते हैं। RBI गवर्नर रेट कट एट दिस स्टेज विल बी प्रीमेच्योर एंड वेरी रिस्की। जो 2 दिन पहले भी न्यूज आई थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसने जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है 20वें कंसेक्यूटिव मंथ के में, ठीक है, ये पूरी न्यूज थी 2 दिन पहले। अब आरबीआई के जो गवर्नर है उनका कहना है, शक्तिकांत दास जी, कि अगर इसको चेंज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, अभी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ये आरबीआई के जो गवर्नर है उनका कहना है। और ये इस कमेटी में पास हुआ था 5-1 की रेशियो से, ठीक है। अब पहले समझ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई जो एक्ट है 1934 वहां अमेंड करके 2016 में बनाई थी। उर्जित पटेल कमेटी यहां बनाई थी, ठीक है। इसने कहा था 3 मेंबर गवर्नमेंट से होंगे, 3 मेंबर आरबीआई से होंगे, वो इन्फ्लेशन रेट पर काम करेंगे और इन्होंने टारगेट रखा कि हम 2 से 6 यानी 4 ±2 के बीच में इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करेंगे। उस बेसिस पर उस बेसिस पर ये हर साल 4 बार मिलते हैं और ये यही जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करते हैं। अब आप बोलोगे कि रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक किस्म का लोन टाइप स्ट्रक्चर होता है। कहा लोन, जो रेपो रेट है वो क्या होता है? लोन प्रोसेस होता है किस किस के बीच में? आरबीआई और बैंक के बीच में, ठीक है। जब बैंक्स को लोन ही हाई रेट पर मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो आम पब्लिक है, ठीक है, उसको भी जो इंटरेस्ट पर लोन है जो उसका इंटरेस्ट हाई होगा। ये पूरा प्रोसेस था। इस वजह से अब जो शक्तिकांत दास की जो बातें हैं वो इसलिए है क्योंकि जो सीपीआई है वो सीपीआई 5.5 से भी ज्यादा है। इस वजह से ये कारण है कि अगर हमने इसको कम ज्यादा किया तो ये सीपीआई बढ़ जाएगा और जो इन्फ्लेशन जो टारगेट है 4 ±2 का वो इफेक्ट होगा। और अगर ये इफेक्ट होता है तो आरबीआई जो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि किस वजह से हम ये जो टारगेट है 4 ±2 का ये किस वजह से मीट नहीं कर पाए। ये पूरा न्यूज थी आज। अगली है नॉट ए स्मार्ट हाइक। एमएसपी का जो प्राइस है वो 150 रुपए से बढ़ा दिया गया व्हीट के लिए। अब एक ये एडिटोरियल है किसी की न्यूज़पेपर में, ये उसका विचार है उनका, ये डिस्कस करते हैं आज। इसमें कहा गया कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा एमएसपी ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो हमारी प्राइस है, जो हमारा व्हीट है वो
अनकंपिटिटिव हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो एमएसपी है 2425, ये एमएसपी रखा गया है। अगर इनका मानना यह है कि 24,000 टन ये रशिया का विद इंश्योरेंस और विद जो फ्लाइट जो उसका आने जाने का ट्रैवलिंग खर्चा है उसके अकॉर्डिंग लगता है। अगर इंडिया यही खरीदेगा, इस रेट पर खरीदेगा, यानी इसके टन बेसिस पर, अगर इस यहां खरीदेगा तो वो कहां बेचेगा। तो इस वजह से जो एमएसपी का जो प्राइस है वो उस पर एक इशू बनाकर लिखा है यहां एडिटोरियल में। और इस पूरे आर्टिकल में यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनपुट कॉस्ट को कम करने की काम कर रही है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें प्रोडक्टिविटी पर काम करना चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। थैंक्स टू ऑल। ऐसे ही